नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको केवल आप भारत बांग्लादेश के नज़रिए से मत देखिए, और वहाँ हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो मुस्लिम और जिहादी तत्वों और हिंदुओं के बीच के नज़रिए से मत देखिए। ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल हो रहा है। भारत किस चीज़ की कीमत चुका रहा है? एक गलती की जोगेंद्र नाथ मंडल, जो दलित नेता थे और जिन्ना के साथ हो गए, पाकिस्तान का समर्थन किया और जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गए थे। और उन्होंने पाकिस्तान, मतलब अविभाजित पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जब बांग्लादेश भी उसका हिस्सा था, तब दलितों को जाने से रोका भारत। कहा कि यहीं रहो, जो हिंदू सवर्ण हैं उनसे हमारी नहीं बन सकती, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ ये जो मुस्लिम समाज है ये ज़्यादा इक्विटेबल है, बराबरी का समाज है, यहाँ हमको सम्मान मिलेगा। और वही जोगेंद्र मंडल कुछ समय बाद भागकर भारत आए। ऐसी हालत हो गई, लेकिन दलितों को वहाँ उनके हाल पर छोड़ दिया उन्होंने। ये जो बांग्लादेश में हैं या पाकिस्तान में हैं, इनमें जो है बड़ी संख्या दलितों की है जो हिंदू हैं, जो जोगेंद्र नाथ मंडल की अदूरदर्शिता का नतीजा भोग रहे हैं। भारत ने कभी इंटरवीन नहीं किया, कभी उन हिंदुओं को बचाने की कोशिश नहीं हुई भारत की ओर से। केवल डिप्लोमेसी के स्तर पर कड़े बयान देना, उनके हाई कमिश्नर को बुलाकर जो है वो चेतावनी दे देना, इससे आगे भारत ने कुछ किया नहीं। भारत के पास 1971 में मौका था इस मुद्दे को सुलझाने का, वो मुद्दा हमने गंवा दिया। 93,000 पाकिस्तान के सैनिक हमारे कब्जे में थे, हमने उनको छोड़ दिया, और बदले में 54 जो हमारे सैनिक उनके कब्जे में थे उनको लेने की भी जहमत नहीं उठाई। लेकिन आज जो हो रहा है उसको समझने की ज़रूरत है। इसमें आप देखिए, अमेरिका की डीप स्टेट का बहुत बड़ा योगदान है, पूरे यूरोप का योगदान है। ये जो शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, वो सिर्फ बिना किसी विकल्प को तैयार किए। आपने आरोप क्या लगाया कि चुनाव में धांधली की इन्होंने, दूसरा ये अधिनायकवादी हो गए हैं। तो भाई इसका जवाब का, इसका विकल्प तो जो है कोई डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए। आप जिसको लेकर आए, जिसको सत्ता सौंपी, हालांकि उसका जो पद जो है वो सलाहकार का ही है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की तरह काम कर रहा है। ये मोहम्मद यूनुस, शायद बहुत से लोगों को पता भी ना हो कि ये बांग्लादेश का नागरिक भी नहीं है। इसके पास 2 पासपोर्ट हैं, एक है अमेरिकी पासपोर्ट और दूसरा है फ्रेंच पासपोर्ट। जो बांग्लादेश का नागरिक नहीं है वो बांग्लादेश की सरकार चला रहा है अगस्त 2024 से, लगभग 1.5 साल हो गए। दुनिया में ऐसा उदाहरण कहाँ मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हो रहा है क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देश ऐसा चाहते हैं। वो भारत के पड़ोस में एक टूटा फूटा देश चाहते हैं। सवाल ये है कि क्यों? अमेरिका की ऐसी क्या रुचि है? कई कारण हैं। एक तो उसको ये बात पसंद नहीं थी कि वो भारत के जो रणनीतिक हित हैं उनके पक्ष में जा रहा था शेख हसीना के रिजीम में, और चीन से आर्थिक संबंध बढ़ा रहा था बांग्लादेश। लेकिन ये छोटे मुद्दे हैं। असली मुद्दा और बड़ा मुद्दा है, देखिए, घाव अगर बहुत गहरा लगा हो तो उसका दर्द बहुत लंबे समय तक रहता है। ये घायल अमेरिका है, ये घायल यूरोप है जो उसका बदला ले रहा है। भारत उसी में फंसा हुआ है। हम कीमत चुका रहे हैं 1971 की। 1971 में हमने इंटरवीन किया और पाकिस्तान को तोड़ दिया। हम बड़े खुश हुए, आज तक उसका जश्न मनाते हैं। पाकिस्तान को तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए। कांग्रेसियों से बात कीजिए तो वो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी नेता ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अरे भाई, 2 टुकड़े कर दिए, भारत को क्या मिला? भारत को एक और सांप मिल गया बगल में, जो पाकिस्तान के अंदर रहता तो उसकी आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई होती। हमने बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति सुधारने में, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने में और हर तरह की रणनीतिक मदद की बांग्लादेश की। बांग्लादेश विकास करने लगा, पाकिस्तान से आगे निकल गया, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में भारत से भी आगे निकल गया। लेकिन बदले में क्या मिला? तो जो मैं बात कर रहा था 71 की, आप 71 के युद्ध की पूरी जो तस्वीर है उसको समझिए। वो भारत पाकिस्तान के बीच का युद्ध नहीं था सिर्फ,
वो युद्ध था दो महाशक्तियों के बीच का, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का। उस युद्ध में सोवियत संघ ने साथ दिया भारत का, अमेरिका ने और यूरोप ने साथ दिया पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान नहीं हारा, अमेरिका और यूरोप हार गए, और भारत से नहीं हारे, सोवियत संघ से हार गए। सोवियत संघ ने जिस तरह से मदद की भारत की, अमेरिका ने 7वां बेड़ा अपना भेजा, तो सोवियत संघ ने अपनी सबमरीन भेज दी, और अमेरिका के रोकने मना करने के बावजूद भारत ने मिलिट्री एक्शन किया, क्योंकि रूस हमारे साथ था। हमको किसी एक महाशक्ति के साथ की ज़रूरत थी, और तब से लेकर अब तक देखिए, ये बात अमेरिका भूला नहीं है। ये जो प्रॉक्सी वॉर है, ये जो टेररिज्म है, ये सब अमेरिका की देन है। अमेरिका की शह पर, अमेरिका के पैसे पर, अमेरिका के हथियार पर ये पाकिस्तान ये सब जो करता है, वो अमेरिका की मदद के बिना कर ही नहीं सकता। और आज भी आप देखिए, वो उस्मान हादी मारा गया, कहते हैं कि उसी के किसी साथी ने मारा, उस पर जो है अमेरिका दुख जताता है। तो उस पर जो है यूरोप के कुछ देश, ढाका में उनका जो हाई कमीशन है उसमें देश का झंडा झुका देते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन बयान देता है, दुख जाहिर करता है, लेकिन दीप चंद्र दास की सार्वजनिक रूप से लिंचिंग, हत्या और उसके बाद जलाए जाने की घटना की आलोचना तक नहीं करते। दुख जताना तो दूर की बात है। तो इससे समझिए कि खेल हो क्या रहा है। ये जो भारत लगातार बढ़ रहा है, ये समस्या का कारण है। बांग्लादेश उसका मोहरा बना है। भारत को परेशान करने के लिए अमेरिका और यूरोप को लग रहा है कि बांग्लादेश से बेहतर कोई मोहरा हो नहीं सकता। तो उसको पूरा मोहरा बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए ज़रूरी था तख्ता पलट। इसलिए शेख हसीना को हटाया गया। अब पूरा जो है शासन तंत्र जिहादियों के हाथ में आ गया है। ये मोहम्मद यूनुस कठपुतली है अमेरिका की। अमेरिका ने इसको नोबेल प्राइज़ दिलवाया, इसका स्टेचर बनाया, इसको जो है हर तरह की आर्थिक मदद दी, बहुत पैसे वाला हो गया है। बांग्लादेश का जो रूरल क्रेडिट की नीति थी, उसको पूरी तरह से इसने हड़प लिया, उसका सारा श्रेय खुद ले लिया, और ये नाच रहा है अमेरिका यूरोप के इशारे पर। अब हाथ से स्थिति निकल रही है इसके भी, क्योंकि जो जिहादी हैं वो अब इसके भी खिलाफ हो रहे हैं, इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत की सोच बड़ी अजीब सी रही है। 47 के बाद पाकिस्तान के बारे में जो थी, वही 71 के बाद बांग्लादेश के बारे में, कि हम अच्छे संबंध बना लेंगे, शांति वार्ता करेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, विकास में सहयोग करेंगे, तो स्थितियां धीरे धीरे अपने आप सामान्य हो जाएंगी। वो कभी होता नहीं, क्योंकि इस बात को हम समझ ही नहीं रहे हैं कि ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। ये सनातन संस्कृति और इस्लाम की जो विचारधारा है उसके बीच की लड़ाई है। इसलिए ये आर्थिक विकास से, सहयोग से, समर्थन से, हाथ मिलाने से, इससे हल नहीं होने वाली है। क्योंकि उनके लिए ये गवर्नेंस और विकास ये सब मुद्दे नहीं है। उनके लिए मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। वो वही बात समझते हैं, उसके अलावा उनको और किसी बात से कोई मतलब नहीं है। वो अगर 10 दिन से भूखे भी हों तो उनसे पूछा जाए रोटी चाहिए या इस्लाम का समर्थन, वो इस्लाम का समर्थन करेंगे। ये है कमिटमेंट उनका। और हमारी समझ ये है कि हम इनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, इनको मदद करेंगे, तो ये हमारे दोस्त बन जाएंगे। जो ना पाकिस्तान के मामले में हुआ और न ही बांग्लादेश के मामले में होगा कभी। भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की कोशिश न की हो पिछले 8 दशक में, और सबको धोखा मिला, क्योंकि हम समस्या के मूल को समझ ही नहीं रहे हैं, उसको टैकल करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम रोग के लक्षण का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। लक्षण का इलाज करने से रोग दूर नहीं होता। हम इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि बांग्लादेश बंगाली कल्चरल नेशनलिज्म से निकलकर इस्लामी नेशनलिज्म की ओर चला गया है। इसलिए आप देखिए शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं,
उनके नाम पर जो संस्थान हैं वो जलाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। आज़ादी का आंदोलन लड़ने वाले और आज़ादी दिलाने वाला जो उनके देश का नायक था शेख मुजीबुर रहमान, उसकी सारी स्मृतियां नष्ट करने का प्रयास हो रहा है और बहुत हिंसक तरीके से हो रहा है। उसमें पिस रहा है वहाँ का बांग्लादेश का हिंदू, क्योंकि उनके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट है। उनको लगता है कि अगर भारत को संदेश देना है, भारत को चेतावनी देना है, भारत को डराना है, भारत को धमकाना है, तो हिंदुओं पर अत्याचार करो। तो हमें बांग्लादेश के बारे में सोचते हुए सिर्फ एक बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो है भारत की नेशनल सिक्योरिटी। अमेरिका 1971 का बदला लेना चाहता है भारत से, और आपको याद होगा रूस ने हमारा साथ दिया। रूस के ही दबाव में हमने सब कुछ वापस किया। 93,000 सैनिक युद्धबंदी वापस कर दिए, जीती हुई ज़मीन वापस कर दी, और यही काम हमने 1965 में किया। जो समझौता हुआ ताशकंद में, रूस के दबाव में हुआ। जो स्ट्रेटेजिक स्थान हमने जीते थे वो सब भी वापस कर दिया, क्योंकि सोवियत संघ को भारत का साथ तो देना था, ये तो एक बात है, उसको अमेरिका को जवाब देना था, यूरोप को जवाब देना था। उनको दिखाना था कि देखो हमारी ताकत ये है, और सोवियत संघ ने दिखाया, और हमको तात्कालिक लाभ हो रहा था, इसलिए हमने साथ दिया। बांग्लादेश बनाकर हमने एक और मुसीबत मोल ले ली है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी कि ये बांग्लादेश बन जाए, एक अलग देश बन जाएगा तो भारत के लिए चुनौतियां क्या होंगी। आखिर पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, कि उनकी जो वैचारिक निष्ठा है वो तो पॉलिटिकल इस्लाम है, उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। बल्कि पाकिस्तान की तुलना में बांग्लादेश ज़्यादा कट्टर है इस्लाम के मामले में। लेकिन हम सच्चाई से आंख बंद करके मुंह मोड़े रहे, आज भी उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए दुनिया के किसी देश को, अमेरिका को देखिए, अभी एक कहीं दुनिया में किसी देश में एक क्रिश्चियन पर हमला हो जाता है तो वो कहते हैं कि क्रिश्चियन पर हमला हुआ है, इसका बदला लेंगे। भारत की ओर से कभी आपने पिछले 80 साल में ये सुना कि हिंदू पर हमला हुआ है, इसका हम बदला लेंगे? बांग्लादेश में 28-29% से 8% हो गए हिंदू, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ कोई इस तरह की कड़ी निंदा के अलावा हमने कोई कार्रवाई की क्या? हम बांग्लादेश से दोस्ती बढ़ाने में लगे रहे, आज भी लगे हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हमने शुरू की है 2014 के बाद, लेकिन पाकिस्तान पर उसका ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। कुछ शरीर ऐसे होते हैं जिनके बारे में मेडिकल साइंस भी कहती है कि वो कुछ दवाओं के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं। पाकिस्तान वैसा ही है। ये सर्जिकल स्ट्राइक, ये एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, इनसे पाकिस्तान की समस्या हल नहीं होने वाली है। क्षणिक रूप से उसका असर पड़ेगा कुछ दिन के लिए। उनकी तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है पूरी दुनिया को कैलिफेट बनाने की। भारत उनके लिए एक अधूरा एजेंडा है कि 800 साल के मुसलमान और मुगल शासन के बावजूद भारत को इस्लामी देश नहीं बना पाए। तो भारत में शरिया का राज कायम करने के लिए पाकिस्तान से जो कुछ हो सकेगा करेगा, और अमेरिका और यूरोप को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पाकिस्तान के साथ हैं क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए उपयोगी है। वो जानते हैं कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट से समझौता नहीं करेगा, हमारे इंटरेस्ट को सर्व नहीं करेगा। और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो और उनके लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है कि जिस तरह से भारत तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, आर्थिक क्षेत्र में भी, सैन्य क्षेत्र में भी, और दुनिया में प्रभाव के लिहाज से भी, ये न तो अमेरिका को सुहा रहा है और न यूरोप को। वो भारत के साथ सीधे कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, लेकिन उनके पास ऐसे तमाम उपाय हैं जिनके जरिए भारत को परेशान किए रखा जाए। इस समय अमेरिका की चिंता चीन से भी ज़्यादा भारत के विकास से है।
उनको लगता है कि चीन का विकास करवाकर उसमें मदद देकर हमने बहुत बड़ी गलती की, अब वो गलती हम भारत के बारे में दोहराना नहीं चाहते। लेकिन भारत की उन्हें ज़रूरत है, इसलिए वो खुलकर भारत के खिलाफ कुछ करेंगे नहीं सीधे, लेकिन भारत को कभी चैन से बैठने नहीं देंगे। भारत के लिए जो लोग परेशानी का कारण होंगे, जो देश परेशानी का कारण होंगे, जो संगठन परेशानी का कारण होंगे, उन सब की मदद करेंगे। चाहे आप इंग्लैंड देखिए, अमेरिका देखिए, कनाडा देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, खालिस्तानी तत्वों का बोलबाला कहाँ पर है? क्या आपको लगता है उस देश की सरकारों की मदद के बिना हो रहा है? जिस तरह से मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, लंदन में जिस तरह से हमारे हाई कमीशन को घेरा गया, उस पर हमला करने की कोशिश हुई, उसके बाद हमने क्या किया? ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। हमने अपने फायदे के लिए कोई शर्त रखी क्या? अगर रखी हो तो पता नहीं, बंद कमरे में हुआ होगा कुछ, सामने तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये जो स्थिति चल रही है, इसमें भारत के लिए अब एक निर्णायक घड़ी आ गई है, क्योंकि उसके लिए रास्ता आसान नहीं है। कोई ऐसा प्रेसिपिटेट एक्शन करना भारत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि विकल्प क्या है? कब तक बैठकर इंतजार करें कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल होंगी तब हम कुछ करेंगे? और परिस्थितियों के बारे में कोई नहीं जानता, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। कब अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल हो जाएगी किसी को मालूम नहीं है। तो भारत के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो है बांग्लादेश। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।